51 एग्जाम का दिन। शिवाय अनाया से बोला बेबी गर्ल जाओ चेंज कर लो, तो अनाया चेंजिंग रूम में चली गई। इधर शिवाय बोला ये लड़की मुझे पागल करके ही रहेगी। थोड़ी देर बाद अनाया एक फुल लेंथ ड्रेस में बाहर आई जो कि उसका पूरा शरीर कवर कर रहा था, क्योंकि उसके गले में लाल निशान बन गए थे। कि उसने रूम में आकर देखा तो शिवाय वहां नहीं था। तभी उसका फोन बजा जो कि शिवाय का था। अनाया ने फोन उठाकर कान में लगाया। शिवाय बोला बेबी गर्ल वो मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, इसलिए तुम्हें बिना बताए जाना पड़ेगा। अनाया ने ओके बोला और थोड़ा बात कर फोन रख दिया। अभी शाम के 6:30 बज रहे थे। थोड़ा ही देर में उसकी गान गई राजावत मैंशन में रूकी गार्ड ने गाड़ी का गेट खोला और शिवाय अपने एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वो अंदर गया उसे हॉल में एक अनजान चेहरा नजर आया। हालांकि वो उसे जानता था मगर उसने कभी उससे बात नहीं की। इधर जैसे ही सबकी नज़र शिवाय पर पड़ी, प्रतिभा जी ने उसे अपने पास बुला लिया। शिवाय जाकर अपनी मॉम के पास बैठ गया। वैसे तो वो बहुत ज्यादा था, मगर वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। प्रतिभा जी बोली बेटा तुम्हें ये याद है निहारिका, तुम्हारे बंसल अंकल की बेटी? तो शिवाय ने एक नज़र निहारिका को देखकर नज़र फेर ली और बोला नहीं मॉम मुझे नहीं याद, शायद मैं तब छोटा होऊंगा। तो प्रतिभा जी कुछ नहीं बोली। तभी निहारिका बोली शिवाय मैं तुम्हें याद हूं? तो शिवाय ने बिना भाव के बोला नहीं। उसका ऐसा जवाब सुनकर सबको बहुत अजीब लगा। निहारिका को बहुत बुरा लग रहा था मगर उसने खुद को कंट्रोल किया और बोली अरे हमने सेम यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था। तो शिवाय बोला किया होगा मगर मैं तुम्हें नहीं जानता। इतना बोलकर वहां से चला गया। वहीं माहौल अजीब हो गया था। तो सीमा जी शिवाय की बनगाई मॉम बोली निकी बेटा आप चिंता नहीं करो, उसे सच में याद नहीं होगा। अब तो आप यहीं हो तो उससे दोस्ती कर लेना। तो अनाया ने जबरदस्ती का मुस्कुरा दिया। उन्हें वहां बैठे हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए सब अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए, क्योंकि डिनर का टाइम हो ही गया था। इधर निहारिका रूम में पहुंचकर गुस्से में बोली नो नो शिवाय मैं तुम्हें याद कैसे नहीं हूं, तुम मुझे भूल नहीं सकते, मैं तुम्हें खुद को ऐसे भूलने नहीं दे सकती, वरना मेरा क्या होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से लेकर अभी तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। भाई भी कर आने वाले हैं मगर हम दोनों यही रहेंगे ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। इधर शिवाय के रूम में शिवाय ने शावर लिया और अपने मन में अनाया के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगा। शावर लेकर बाहर आने के बाद उसने अपने बाल सुखाए और एक टी शर्ट और लोवर पहनकर बाहर आ गया और वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया, जहां पर सभी लोग बैठे हुए थे। शिवाय भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। शिवाय के बगल में प्रतिभा जी बैठी हुई थी और एक साइड शिवन्या। निहारिका शिवाय के बगल में बैठना चाहती थी मगर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। वहीं रायचंद मेंशन में भी सब डिनर करने बैठे हुए थे। अब अनाया के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले थे, वहीं रूही का सेकेंड ईयर के एग्जाम और रूहानी का लास्ट ईयर था, जो कि कल से स्टार्ट होने वाले थे। तो अनाया ने डिनर कंप्लीट किया और तीनों लड़कियां अपने अपने कमरे में चली गई पढ़ाई करने। इधर सीमा जी बोली निकी बेटा तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा था? तो निहारिका बोली आंटी कल मेरे भी एग्जाम है, फिर मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। भाई ने कॉलेज बात कर ली है, मैं अपने एग्जाम यहीं से दे सकती हूँ। तो सीमा जी बोली अच्छी बात है, आरवी का भी लास्ट ईयर है, दोनों साथ ही चली जाना। तो निहारिका मुस्कुराते हुए बोली जी आंटी। वहीं प्रतिभा जी को निहारिका का शिवाय को ऐसा देखना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें अनाया ही पसंद थी अपने शिवाय के लिए। और सबसे बड़ी बात शिवाय और शिवन्या यहाँ तक कि प्रवीण जी को भी अनाया बहुत ज्यादा पसंद थी और बाकी फैमिली के लोग भी अनाया को बेहद पसंद करते थे। सभी ने डिनर किया और उसके बाद अपने कमरे में चले गए। निहारिका भी अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी, वो भी काफी होशियार थी स्टडी में। ऐसे ही थोड़ी देर पढ़ाई कर वो सो गई। अगली सुबह रायचंद मेंशन में अनाया ने उठकर अपना वर्कआउट किया और उसके बाद शावर लेकर रूम में आई। उसने एक वाइट कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनी और बालों का एक सुंदर हेयर स्टाइल बनाकर बाल खुले थे दिए और मुंह पर सनस्क्रीन और काजल और हल्की सी लिप ग्लॉस लगाकर वो रैंडी हो गई।
पैरों में वाइट कलर के स्नीकर्स पहन लिए। वहीं रूही और रूहानी भी तैयार हो गए थे, क्योंकि उनका एग्जाम भी 10 बजे स्टार्ट होने वाला था। इधर राजावत मेंशन में आरवी, शिवन्या और निहारिका भी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ गए। शिवाय आज जल्दी ऑफिस चला गया था, क्योंकि उसे अनाया से जो मिलना था वो जल्दी से अनाया के घर के पास पहुंचा और अनाया को टेक्स्ट कर दिया, बेबी गर्ल कम फास्ट। अनाया का भी नाश्ता खत्म हो गया था तो वो रूही और रूहानी को कुछ काम है बोलकर उनसे पहले निकल गई, तो वो दोनों भी ड्राइवर के साथ कॉलेज के लिए जाने वाले थे। वहीं अनाया जल्दी से गानगाई में बैठ गई तो शिवाय ने पार्टीशन ऑन कर दिया और अनाया को अपनी गोद में बिठाकर उसे किस करने लगा। अनाया भी उसका साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अनाया को छोड़ा और उसके माथे से माथा जोड़कर बोला, बच्चा एग्जाम अच्छे से देना और एग्जाम देकर कुछ खा लेना, ठीक है, और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। तो अनाया शिवाय का इतना केयरिंग नेचर देखकर उसे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने शिवाय के माथे पर किस किया और बोली, हाँ जैसा आपने बोला है मैं वैसा ही करूंगी। तो शिवाय खुश हो गया। उसने अनाया को एक चॉकलेट दी और उसके फोरहेड पर किस कर लिया। उसने ड्राइवर से कार काफी स्लो चलाने के लिए बोला था, क्योंकि अनाया के एग्जाम होने में अभी टाइम था। थोड़ी देर बाद अनाया का कॉलेज आया तो अनाया को एक टाइट हग करके कार से उतर गई। अभी ज्यादा लोग नहीं थे, मगर निहारिका की नजर उस कार में पड़ गई जिस कारण से अनाया निकली थी। वो बोली, ये शिवाय की कार यहाँ क्या कर रही है, और ये लड़की उसकी कार में क्या कर रही थी। फिर अपना सर झटक कर बोली, नहीं शिवाय यहाँ कैसे हो सकता है, पक्का तेरा वहम होगा, और ये लड़की इसके कपेंगे काफी एक्सपेंसिव हैं। भले ही कपेंगों में कंपनी का लोगो ना हो, मगर जो काफी अमीर होगा वो पहचान लेगा। तभी उसने एक नज़र अनाया को देखा और उसकी बिना मेकअप की ब्यूटी को देखकर उसे अनाया से जलन होने लगी, क्योंकि निहारिका भी सुंदर थी और वो भी ज्यादा मेकअप नहीं करती थी, मगर उसने अनाया की जितनी सुंदर लड़की शायद ही आज से पहले कभी देखी होगी। मगर उसने उससे नजरें फेर लीं और एग्जाम हॉल की तरफ जाकर अपनी सीट देखने लगी। उसकी सीट लाइब्रेरी के पास वाले रूम में लगी हुई थी। वहीं उनके साथ फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर के बिजनेस सब्जेक्ट के बच्चों की भी सीट्स लगी थी। वहीं शिवन्या भी बिजनेस की स्टूडेंट थी, तो अनाया और शिवन्या की सीट निहारिका के ही कमरे में लगी थी। आरवी और रूहानी की एक जगह और वहीं हमारी रूही की अलग लगी हुई थी। अनाया के दोस्त भी अनाया के साथ ही थे। शिवन्या, प्राची, सिया, पार्थ और दर्श अनाया सब एक साथ क्लास में एंटर किए और अपनी अपनी सीटों में बैठ गए। अनाया की सीट काफी आगे थी और बाकी लोग थोड़ा पास ही थे। वहीं निहारिका की भी नजर उन लोगों पर पिंगाई गई तो वो अपने मन में बोली, तो ये शिवन्या की दोस्त है। खैर मुझे क्या, जब तक ये मेरे रास्ते में ना आए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। 52 सुनंदा विश्वास की कैंगवी बातें। इधर थोड़ी देर बाद टीचर्स आ गए और उन्होंने पेपर बांटना शुरू कर दिया। सभी लोग अपना एग्जाम देने में बिजी थे। तभी लगभग 1.5 घंटे बाद अनाया अपनी सीट से उठ खंगाई हुई और उसने पेपर जमा किया और वहां से बाहर चली गई। वहीं सभी लोग हैरानी से देखने लगे, मगर उसके दोस्तों ने बस नामे अपना सिर हिला दिया। लगभग 2 घंटे बाद प्राची, सिया, पार्थ और दर्श ने और शिवन्या और यहां तक कि निहारिका ने अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया और बाहर की तरफ चले गए। इधर बाहर आकर सब लोग कैंटीन की तरफ चले गए। सब कैंटीन में पहुंचे तो उन्हें अनाया बैठी दिखाई दी, तो वो लोग भी उसके बगल में जाकर बैठ गए। अनाया ने पहले ही सबका पसंदीदा डिशेज ऑर्डर्स कर दिए थे। शिवन्या ये देखकर शॉक थी कि अनाया ने उसके लिए भी ऑर्डर किया था और वो भी उसका फेवरेट। तो उसने अनाया को देखा जो अपना खाना खाने में बिजी थी। अनाया का नेचर पहले बहुत चुलबुला था, मगर जब से 10 साल की हुई उसकी सारी मासूमियत चली गई। उसकी जगह उसके चेहरे पर सीरियसनेस रहती थी। इधर निहारिका भी कैंटीन में आ गई थी, जहां पर अभी तक आरवी, रूहानी और रूही भी आ चुकी थी, तो निहारिका भी आरवी के साथ बैठ गई। आरवी ने निहारिका को रूही और रूहानी से मिलवाया। निहारिका एक जेंटल स्माइल के साथ उन्हें मिली। तभी निहारिका ने बोला, शिवन्या के काफी दोस्त हैं कॉलेज में, तो आरवी बोली हाँ। फिर उसने अनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो वो लड़की है जिसने व्हाइट फ्रॉक पहनी है वो अनाया रायचंद है।
रूही और रूहानी की छोटी बहन और वो सब अनाया के बचपन के दोस्त हैं। उन सब ने अपनी स्कूलिंग साथ ही की है। और शिवन्या की अनाया से दोस्ती हुई तो वो चारों भी शिवन्या के दोस्त बन गए। तभी आरवी बोली, अनाया को हमारी फैमिली में सब बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर पता नहीं क्यों निहारिका को अनाया से इनसिक्योर फील हुआ और उसे उससे जलन भी हो रही थी। और अब उसे डर लग रहा था क्योंकि अनाया के दोस्त जब बाहर आए तो सब कैंटीन गए। अनाया उनके बैठने के बाद बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो अकेले ही वॉशरूम चली गई। उसी टाइम निहारिका भी वॉशरूम में थी और हाथ धो रही थी। अनाया को बहुत गर्मी लग रही थी तो उसने अपना चेहरा धो दिया। मगर चेहरा धोने पर भी उसके फेस का ग्लो थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ, जिसे देखकर निहारिका को बेहद गुस्सा आया। तभी अनाया वहां से जाने को हुई कि निहारिका ने अपना पैर आगे कर दिया, मगर अनाया ने उसी लेगडाई फंसाकर उसे ही नीचे गिरा दिया और अपनी आंखों में ठंडी चमक लाकर बोली, मुझसे उलझने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि चलने लायक नहीं रह जाओगी। तो निहारिका गुस्से से बिफरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की, जानती भी हो कौन हूं मैं। तो अनाया ने तिरछी मुस्कान दी और बोली, मुझे तो इंसान लग रही हो, कुछ और हो तो बता दो। और एक बात और, मुझे तुम जैसे बेकार लोगों के बारे में जानना बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर हाँ, अगर तुम मुझे जान गई मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ तो दोबारा जन्म लेने के लिए भी मना कर दो। इसलिए बोल रही हूँ मुझसे दूर रहना, वरना ना घर की यह जाओगी ना घाट की। और वहां से जाने को हुई कि पीछे मुड़कर बोली, और किसी से शिकायत करने से पहले ये सुन लो और देख लो। और एक वीडियो उसके सामने प्ले कर दी जिसमें साफ साफ निहारिका की गलती नजर आ रही थी। वहीं उसके जाने के बाद निहारिका ने खुद को सुखाया क्योंकि उसके पास अभी ऑप्शंस नहीं थे और थोड़ी देर बाद कैंटीन की तरफ चली गई। वहीं वहां अनाया को देखकर उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उससे आज के बाद निहारिका नफरत करने लगे। मगर राजावत फैमिली अनाया को बहुत पसंद करती है, ये सुनकर उसे डर और जलन होने लगी। मगर उसने अपने चेहरे पर ये जाहिर नहीं होने दिया और अपना लंच करने लगी। थोड़ी देर बाद सबकी गान गाए आ गई तो सबने एक दूसरे को बाय बोला और अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चले गए। रूही ने अनाया से पूछा, अना एग्जाम कैसा गया? तो अनाया बोली, ठीक गया। तो रूही ने सिर हिला दिया क्योंकि अब अनाया पहले की तरह ज्यादा बातें नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद उनकी कार रायचंद मैंशन में आकर रुकी और वो सब लोग वहां से अंदर की तरफ चले गए। उन्होंने अंदर देखा तो उनके दादाजी उम्र की एक महिला बैठी हुई थी और उन्हीं के साथ दो लड़की जो कि मेकअप से पूती चुड़ैल लग रही थी बैठी हुई थी, जिसका नाम स्नेहा कपूर था और दूसरी का नाम रिया विश्वास था। ये दोनों बेहद घमंडी, लालची और बिगड़ी हुई थी। तो ये है रंजीत जी की मुंह बोली बहन सुनंदा विश्वास। रंजीत जी उन्हें बेहद प्यार करते हैं, मगर सुनंदा बेहद अभिमानी और लालची औरत है और वो रिद्धि जी को पसंद नहीं करती है क्योंकि वो अपनी बहन की बेटी जो कि विधवा थी, जो कि स्नेहा की मां थी, अश्विन जी से उनकी शादी करवाना चाहती थी। मगर दादी ने रिद्धि जी से अश्विन जी की शादी कर दी, जिससे सुनंदा जी रिद्धि जी से नफरत करती थी और उन्हें पूरे रायचंद फैमिली से नफरत थी। वो तो बस उनकी सारी प्रॉपर्टी पाना चाहती थी, मगर ऐसा होना नामुमकिन था क्योंकि रंजीत जी ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया था। मगर इस प्रॉपर्टी पर उनके सभी पोता पोती का हक था जो कि वो किसी को भी नहीं देंगे। वहीं उन्हें देखकर अनाया की आंखों में खून उतर आया क्योंकि ये औरत उसे बहुत भला बुरा कहा करती थी और हमेशा उसकी जगह अपनी पोती रिया और स्नेहा को देने की कोशिश करती थी। मगर रितिका ने कभी ऐसा होने नहीं दिया क्योंकि उसे सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो उसने कभी भी अश्विन जी के क्लोज किसी को जाने ही नहीं दिया। वहीं जैसे ही दादा दादी की नज़र रूही, रूहानी और अनाया पर पंगाई तो उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया। रूही और रूहानी ने बेमन से उनके पैर छुए, मगर अनाया ने इसकी जहमत नहीं उठाई। तभी सुनंदा जी ताना मारते हुए बोली, कैसे संस्कार है ये आजकल के बच्चों में। मेरी रिया और स्नेहा तो बहुत संस्कारी हैं। तभी रिद्धि जी को देखकर बोली, क्या यही संस्कार दिए तुमने अपनी बेटी को अपने बंदों के साथ ऐसा व्यवहार करें?
मगर रिद्धि जी कुछ नहीं बोली क्योंकि वो अब अनाया को कुछ बोलकर उसे खुद से और दूर नहीं करना चाहती थी। रिद्धि जी ने अपना सिर झुका लिया, मगर सुनंदा जी इतने में भी नहीं रुकी और रिद्धि जी को भला बुरा कहने लगी। अनाया जो अभी तक शांत थी, अचानक ही उसके आसपास से भयानक ऑरा निकलने लगा जिससे सारे घर वाले डर से कांप गए। अभी घर में दादाजी और अश्विन जी के अलावा कोई भी आदमी घर पर नहीं थे। अश्विन जी को भी बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर अपने पापा की वजह से चुप थे क्योंकि सुनंदा जी के पापा का रंजीत जी पर एक एहसान था, मगर उन्होंने उस एहसान को चुकाने के लिए बहुत ज्यादा दिया था सुनंदा जी को, मगर उन्हें अभी भी चाहिए था। तभी अनाया की बहुत ही डरावनी ठंडी आवाज उस घर में गूंजी जो बोल रही थी, मिसेज विश्वास आप होती कौन है मेरी मॉम से? ये सब बोलने वाली वही रिद्धि जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने सालों बाद अनाया ने उनसे मेरी मॉम बोला था। तो सुनंदा जी बोली मैं रंजीत भाई की बहन हूं। तो अनाया बोली मुंह बोली बहन तो वहीं बन के रहो, आपको कोई हक नहीं बनता हमारे ही घर में आकर मेरी मॉम को सुनाने का, और आपको नहीं पता कि मॉम ने इन सब को अपने बच्चों की तरह पाला है, बिना किसी स्वार्थ। मेहमान है वहीं बन के रहिए, मुझे वो वाली अनाया बिल्कुल मत समझना जिसे आप कुछ भी सुनाएंगी। ये मेरा घर है और यहाँ हम सिर्फ दादा दादी की ऊंची आवाज सुनते हैं, किसी ऐरे गहरे की नहीं। और एहसान एहसान बोलकर आपको आपकी औकात से ज्यादा दे दिया है, खबरदार जो आइंदा से ऐसी बकवास की। तो इतना बोलकर उसने सबको घूरा और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं उसके जाने के बाद सुनंदा जी कुछ बोलती कि राधिका जी बोली खबरदार जो तुमने अपना मुंह खोला तो अनाया ने बिल्कुल सही बोला है, तुम कल ही वापस चली जाओ ठीक है। इतना बोलकर वो वहां से चली गई और बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए। सुनंदा जी मन में बोली तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। 53 अनाया का सुनंदा जी को जवाब देना। इधर अनाया अपने कमरे में पहुंचकर बोली मिसेज विश्वास तुम अपनी औकात भूल गई हो, तभी तो तुमने यहाँ आकर बवाल करना शुरू कर दिया। फिर वो शावर लेने चली गई और थोड़ी देर बाद एक शॉर्ट और टी शर्ट पहनकर रूम में आ गई, बाल सुखाकर जूंगा बना लिया और डिनर के लिए नीचे चली गई। सभी लोग अभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी अनाया आए और ऋषभ और रिधान के बीच में बैठ गई, जो कुछ देर पहले ही ऑफिस से आए थे। तभी सुनंदा जी बोली रिद्धि तुम्हें खाना बांटना चाहिए, ना कि खुद यहाँ बैठकर खाना चाहिए, हमारे घर की औरतें ऐसा नहीं करती। तभी अनाया बोली हाँ बिल्कुल आपकी घर की औरतें ऐसा ना करती हो, मगर ये आपका घर नहीं है, तो अपने नियम अपने घर पर चलाएं। थोड़ा ही दिन है ना, आप यहाँ अच्छे से रहिए, यहाँ की मालकिन बनने या खुद को मालकिन समझने की भूल मत कीजिएगा। मिसेज विश्वास मेहमान है, आप वहीं बन के रहे। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर सुनंदा जी का चेहरा काला पन गया और स्नेहा और रिया को अनाया को देखकर बेहद गुस्सा आ रहा था। तभी रंजीत जी बोले प्रिंसेस ऐसे बात नहीं करते अपने से बंगो स, वो तुम्हारी बुआ दादी है बच्चा। तो अनाया उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली दादू वो आपकी सगी बहन नहीं है, और दूसरी बात इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही घर में आकर मेरी मॉम को टारगेट करने की? क्या वो सही कर रही हैं? और मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, ये औरत सिर्फ एक मेहमान है तो बन कर रहे, वरना मुझे इन्हें यहाँ से निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। वहीं उसकी बातें सुनकर सुनंदा जी कुछ बोलती कि अनाया अपनी खतरनाक आंखों से उन्हें घूरते हुए बोली चिल्लाने की हिम्मत भी मत करना, वरना आपकी जुबान आपके हलक से खींच लूंगी। आप अभी मुझे पहचानती नहीं हो, वरना इतना बोलना आपकी बस की नहीं होती। खाना खाए और यहाँ के मामलों से दूर रहिए, वरना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और दोबारा मेरी मॉम को ताने देने की हिम्मत भी की ना तो आप घर के बाहर नजर आएंगी। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। वहीं उसके जाने के बाद सुनंदा जी बोली देखा भाई, उस लड़की को कितनी बदतमीज है। रूही जो कब से चुप थी, वो बोली उस लड़की नहीं अनाया नाम है उसका, हमारी बहन और इस घर की छोटी प्रिंसेस। शायद आपको बातें भूलने की आदत है, खबरदार जो मेरी मॉम और बच्चा के बारे कुछ भी बोला तो अनाया से पहले मैं आपको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। सभी बच्चे अपने कमरे में चले गए रिया और स्नेहा को छोड़कर कि तभी रंजीत जी बोले नंदा हम तुम्हें अपनी बहन मानते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम हमारी बहू और पोती से बदतमीजी करो।
आगे से इस बात का ध्यान रखना वरना अनाया के टेम्पर से तुम अभी वाकिफ नहीं हो। वो अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक है। तो उससे मत उलझो, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और इतना बोलकर वो भी चले गए, बाकी लोग पहले ही चले गए थे। इधर डाइनिंग टेबल पर सुनंदा जी गुस्से से अपने कमरे में गई और बोली, नहीं नहीं, तुम मेरा प्लान खराब नहीं कर सकती, कुछ करना पड़ेगा वरना तुम मेरा सारा खेल खराब कर दोगी। वहीं अनाया अपने लैपटॉप में ये सब देख रही थी और अपने मन में बोली, ओ मिसेज विश्वास, तुम मुझे हराओगी। बेरहम क्वीन को तुम अभी मेरी पहचान से वाकिफ नहीं हो, मगर कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी मैं और उस इंसान को भी ढूंढ निकालूंगी जो मिसेज एंड मिस्टर रायचंद को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो शार्क को भी डरा सकता है। आखिर वो कौन है, मुझे भी तो पता चले। वहीं अश्विन जी और रिद्धि जी के रूम में रिद्धि जी बोली, क्या अनाया ने मेरा सपोर्ट किया, ये सच है ना? तो अश्विन जी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल रिद्धि जी। तो रिद्धि जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, बस सब ठीक हो जाए और वो मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की है बहुत, मगर मैं बस एक मौका चाहती हूँ। अश्विन जी बोले, ऐसा जल्दी होगा, आप चिंता नहीं करिए। और दोनों सो गए। राधिका जी रंजीत जी से बोली, आपकी वो मुंह बोली बहन, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाडो से ऐसा बोलने की? मुझे नहीं पता, कल आप उसके पति को फोन कीजिए और उसे यहाँ से भेजिए, वरना अगली बार उसने मेरे बच्ची से कुछ बोला तो मैं खुद उसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगी। इतना बोलकर वो दूसरी तरफ पलटकर सो गई। ऐसे ही सुबह हो गई। अनाया का आज 2 पेपर थे, फिर उसके पेपर खत्म होने वाले थे। ऐसा ही रूही और रूहानी के साथ भी था। इधर राजावत मेंशन में निहारिका ने एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वो तैयार होकर नीचे आए और सबको मॉर्निंग विश कर नाश्ता करने लगी। वो शिवाय को निहार रही थी मगर शिवाय ने उससे एक नजर देखा तक नहीं, तभी सीमा जी ने उसे देख लिया था कि कैसे निहारिका शिवाय को देख रही थी। वो निहारिका को पसंद करती थी। उन्हें शिवाय के लिए निहारिका बेस्ट लगी। मगर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि प्रतिभा जी तो अनाया को अपने घर की बहू और शिवाय की पत्नी बनाना चाहती थी। यहाँ तक कि शिवाय और उसके पापा और बहन भी अनाया को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम में चले गए। निहारिका आरवी और शिवन्या के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। वहीं रायचंद मेंशन में सभी लोग नाश्ता कर रहे थे और आज सुनंदा जी भी बिना कुछ बोले नाश्ता कर रही थी, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। मगर वो अभी अनाया को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, क्या पता वो सच में उन्हें यहाँ से निकाल दे। नाश्ते के बाद अनाया भी रूही और रूहानी के साथ कॉलेज के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार कॉलेज में आकर रुकी और वो तीनों अंदर की तरफ जाने लगी कि रास्ते में उन्हें निहारिका के साथ आरवी और शिवन्या मिल गई। तभी जैसे ही अनाया की नज़र निहारिका पर पिंगाई, उसकी भौहें सिकुड़ गई। तभी शिवन्या अनाया से बोली, अना इनसे मिलो, ये निहारिका दी है। बंसल अंकल की बेटी। तो अनाया ने एक नज़र निहारिका को देखा और शिवन्या की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और वहां से एग्जाम हॉल की तरफ चली गई। वहीं उसे ऐसे जाते देख सब कंफ्यूज हो गए, मगर निहारिका का चेहरा काला पड़ गया और उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई, क्योंकि उसने अपने लिए अनाया की आंखों में घिन महसूस की थी। वो लोग भी एग्जाम हॉल की तरफ चले गए। आज के लिए इतना ही। च 54 निहारिका का भाई। निहारिका भी एग्जाम हॉल में पहुंच गई और एक नज़र अनाया को देखकर अपनी सीट में बैठ गई और अपने मन में बोली, तुम घटिया लड़की, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मुझे नजरअंदाज करके मेरी इंसल्ट करने की? इसका बदला मैं तुमसे बहुत जल्दी लूंगी। वहीं अनाया इन सब से अनजान बाहर की तरफ किया हुआ था, वैसे उसे पता भी चलता तो शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद टीचर्स क्लास में आए और सबको एग्जाम सीट बांटने लगे। थोड़ी ही देर में एग्जाम स्टार्ट हो गया। आज भी अनाया ने 1.5 घंटे में ही एग्जाम कंप्लीट करके बाहर चली गई। वहीं उसे ऐसे जाते देख सब उसे देखने लगे, मगर किसी ने कुछ नहीं बोला। निहारिका भी उसे देखकर मन में बोली, पता नहीं ये लड़की 1.5 घंटे में क्या लिखती होगी, क्या लिखती भी है पता नहीं। 2 घंटे बाद बहुत से बच्चे अपना एग्जाम देकर बाहर आ गए। अभी 2 बजे उनका लास्ट एग्जाम था।
सब लोग कैंटीन की तरफ चले गए। जैसे ही अनाया के दोस्तों ने अनाया को देखा वो सब लोग उसके पास चले गए। और आज तो रूही रूहानी और आरवी की अनाया के ही पास बैठ गए। तो मजबूरी में निहारिका को भी वहीं बैठना पड़ा, तो सबने अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर दिया। सब अपना अपना खाना खाने लगे। सभी लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, मगर अनाया ने अपना खाना खाया और फिर फोन में मेल्स चेक करने लगी। वहीं उसे ऐसा करता देख निहारिका को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे एंटेशन की आदत थी, मगर यहाँ तो हर कोई सिर्फ अनाया के ही पीछे लगा हुआ था। उसे अनाया से जलन हो रही थी। तभी लंच टाइम खत्म हो गया, सबने अपना लंच लगभग कर ही लिया था। करीब 2 बजे सभी लोग फिर से एग्जाम हॉल में बैठ गए और लास्ट एग्जाम भी कंप्लीट हो गया। अनाया ने अभी 1.5 घंटे लिए और वो बाहर आ गई। उसके बाहर आने के आधे घंटे बाद उसके सारे दोस्त भी आ गए। निहारिका भी आ चुकी थी। उसने एक नज़र अनाया को देखा और वहां से आरवी के एग्जाम हॉल के वहां जाने लगी। तभी ही आरवी और रूहानी भी बाहर निकल रहे थे। निहारिका आरवी के पास पहुंच गई। तभी वहां पर रूही भी आ गई और वो सब लोग अनाया के पास आ गए। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। तभी रूही ने अनाया से पूछा, बच्चा एक बात बताओ। तो अनाया ने रूही को देखकर बोला, हाँ दीदू पूछिए। तो अनाया बोली, तुम निहारिका से अच्छे से क्यों ना मिली? अनाया ने अपने मन में बोली, क्योंकि उसमें बहुत घमंड है और वो मुझसे उलझने की कोशिश कर रही थी। मगर फिर अपने ख्यालों को झटक कर बोली, दी आपको पता है ना, मुझे किसी अनजान से घुलने मिलने में टाइम लगता है और उस टाइम मुझे बस एग्जाम की टेंशन थी। तो रूही ने भी ज्यादा नहीं सोचा और प्यार से उसके बाल सहला दिए। इधर अनाया जैसे ही अंदर पहुंची उसने देखा कि सुनंदा जी ने अपने कुछ मेहमानों को वहां बुलाया है और वो सब लोग बैठकर कुछ खा रहे थे और साथ ही सारी कुक को कुछ ना कुछ बनाने को बोल रहे हैं, जिससे अनाया का माथा ठनका और वो हॉल में आए और कुक को आवाज लगाते हुए बोली, रैम्बो अंकल। तो एक 30-35 साल का आदमी उसके सामने आते हुए बोला, जी छोटी मिस। तो अनाया बोली, आप इतना खाना क्यों बना रहे हैं? तो कुक डरते हुए बोला, वो बंगाई मालकिन के कहने पर दादी आप इतना खाना क्यों बनवा रही हैं? तो राधिका जी बोली, बच्चा हमने नहीं बोला। तो कुक सुनंदा जी की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो अनाया की भौं सिकुड़ गई और वो बोली, आपने उनको बंगाई मालकिन क्यों कहा? तो वो बोले, वो उन्होंने ने सब सर्वेंट से ऐसा बोलने को बोला। तो अनाया और बाकी घर वाले सुनंदा जी को देखने लगे। तो सुनंदा जी बोली, मैंने गलत क्या बोला? ये मेरे भाई का घर है, मेरा भी तो हक है ना इस घर में। तभी अनाया बोली, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस घर पर आपका हक है? हाँ खबरदार, ये गलतफहमी आपने पाली तो ये घर मेरे भाइयों बहनों और मेरा है, इसमें किसी का कोई हक नहीं है। अनाया की बात सुनकर सुनंदा जी और उनके मेहमानों का चेहरा काला पड़ गया। तभी अनाया बोली, और आपने अपने मेहमानों को यहाँ क्यों बुलाया है? आप ऐसा कीजिए, कल ही सामान पैक कीजिए और अपनी दोनों पोतियों के साथ अपने घर चली जाइए, क्योंकि इतने दिन दूसरों के घर पर रहना अच्छे संस्कार नहीं माने जाते। वहीं अनाया की ऐसी बातें सुनकर रूही और रूहानी को हंसी आ गई, मगर उन्होंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। वहीं सुनंदा जी अपने झूठे आंसू बहाते हुए बोली, रंजीत भाई अब क्या मेरी इतनी ही औकात रह गई है कि अपने ही घर से मुझे निकाला जाए? रंजीत जी अनाया को देखते हुए बोले, शैतान बच्चे ऐसा नहीं करते बच्चा, उन्हें थोड़े दिन और रहने दो, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। तो अनाया ने कुछ नहीं बोला और फ्रेश होने चली गई। इधर सुनंदा जी अपने मन में बोली, जल्दी ही इस लंकी का कुछ करना पड़ेगा। वहीं राजावत इंडस्ट्री में शिवाय अपनी मीटिंग में बिजी था। थोड़ी देर बाद वो अपनी कैबिन में था। तभी उसे आज सुबह की बात याद आ गई कि उसके दादाजी ने निहारिका को उसके कंपनी में जॉब करने की छूट दे दी थी, मगर इंटरव्यू पास करके शिवाय उनकी बातों को टाल ना सका। मगर उसे निहारिका से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि वो शिवाय से क्लोज होने की कोशिश करती थी। शिवाय को अनाया के अलावा कोई उसके पास आए ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी उसने अपना फोन निकाला और अनाया को फोन लगा दिया। तो अनाया ने फोन को उठा लिया तो शिवाय बोला, बेबी गर्ल क्या कर रही हो? तो अनाया बोली, कुछ नहीं, बस अभी शावर लेकर निकली हूँ।
तो शिवाय शरारत से बोला मुझे कॉल कर लेती, मैं भी देख लेता शावर कैसे लेते हैं। तो अनाया के चेहरे पर लाली आ गई और वो बोली बेशर्म राजावत। तभी शिवाय हंस दिया और बोला तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए ना। तो अनाया बोली हाँ। तो शिवाय बोला तो अब आगे क्या सोचा है। अनाया बोली मैं अब अपनी कंपनी पर ध्यान दूंगी। तो शिवाय खुश होकर बोला ये तुमने अच्छा सोचा है। तो जाओ बच्चा कुछ खा लो और कल मुझसे मिलो, मैं कल छुट्टी पर हूं। तो अनाया बोली ओह मिस्टर राजावत भी छुट्टी लेते हैं। शिवाय का मुंह बन गया और बोला नहीं मगर कल सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अनाया ने ओके बोलकर फोन रख दिया और नीचे चली गई और एक मेड से बोली सरिता आंटी कुछ खाने के लिए लाइए। तभी ही रूही और रूहानी भी नीचे आ गए और तीनों ने कुछ खा लिया। इधर राजावत मेंशन में निहारिका एक लड़के के गले लगी हुई थी और उससे शिकायत कर रही थी क्या भाई आप तो कल ही आ जाने वाले थे ना। तो ये है निहारिका के भाई निहार बंसल। उसने अपनी बहन को देखा और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला बच्चा ओके माफ कर दो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तो निहारिका बोली क्या। तो निहार ने उसे एक गिटार दे दिया क्योंकि उसे सिंगिंग का बहुत शौक था और वो बहुत अच्छा गाती थी। तो निहारिका खुश हो गई। आज के लिए इतना ही। 55 अश्विन जी का गुस्सा। उसके बाद निहारिका फ्रेश होने चली गई और बाकी लोग फिर से बातें करने लगे। इधर रायचंद मेंशन में अनाया फ्रेश होकर आ गई और सोफे पर बैठकर फ्रूट्स खाने लगी क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही लंच किया था। तभी दादू रूहानी से बोले रूह तुमने आगे क्या सोचा है। तो रूहानी बोली दादू मैं अपनी कंपनी में डिजायर के लिए अप्लाई करूंगी। अगर मैं इंटरव्यू पास हो गई तो सही रहेगा वरना दूसरी कंपनियों में ट्राई करूंगी। तो दादी बोली वो हमारी कंपनी है, तुम बिना इंटरव्यू दिए भी पास हो जाओगी। रूहानी बोली नहीं दादी मैं अपने दम पर पास होना चाहती हूँ। तो सब मुस्कुरा दिए। स्नेहा और रिया भी सेम कॉलेज में पढ़ते थे मगर उनका डिपार्टमेंट बिजनेस था। तो सुनंदा जी बोली भाई रिया और स्नेहा का भी ग्रेजुएशन हो चुका है, उनको भी कंपनी में जॉब दिलवा दीजिए। तो दादू बोले ठीक है, इन्हें भी इंटरव्यू के लिए भेज देना, पास हो जाएंगे तो जॉब पक्की। जिसे सुनकर सुनंदा जी का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने सोचा था कि बिना इंटरव्यू के जॉब मिल जाएगी और धीरे धीरे स्नेहा और रिया उस कंपनी को अपने नाम कर लेंगी। मगर वो इस बात से अनजान थी कि वहां भी अनाया के लोग सब पर नजर रखते हैं और जो उनकी कंपनी को धोखा या नुकसान पहुंचाना चाहते उन्हें अनाया बहुत बुरी मौत देती है क्योंकि ये उसके दादू की मेहनत की कंपनी है जिसे अनाया कभी कुछ नहीं होने देने वाली थी। कंपनी का आधा सबसे बड़ा हिस्सा रिधम के पास था यानी 50% और 10 रूहानी और अनाया ऋषभ रिधान के पास। मगर रिधान और ऋषभ ने अपने शेयर रिधम के नाम कर दिए थे। सबसे ज्यादा शेयर अब रिधम के पास ही थे और रिधम बहुत मेहनती था। उसकी मेहनत से ही आज रायचंद इंडस्ट्री नंबर 1 पोजीशन पर थी। अनाया को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था, वहीं रूही भी बंगे इंटरेस्ट के साथ ये सब देख रही थी। उसे रिया और स्नेहा का चेहरा देखकर बहुत मजा आ रहा था जिनके चेहरे का रंग उनका हुआ था इंटरव्यू का सुनकर। मगर उन्होंने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और बोली वह एक्टिंग में तो तुम उस रितिका से भी 2 कदम आगे हो, इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इतना बोलकर तिरछा मुस्कुरा दी और बोली सुनंदा मुझे पता है, मुझे जो नुकसान पहुंचाना चाहता है और जिसने दीदू को किडनैप किया वो इंसान एक ही है, मगर कौन है और वो तुमसे रिलेटेड है। ये पता लगाना थोड़ा कठिन होगा कि वो कौन है, मगर तुम्हारा ये सारा खेल और तुम्हें मोहरा बनाकर जो हमें बर्बाद करना चाहता है उसे मैं नर्क के दर्शन करवाऊंगी क्योंकि असली अनाया उसकी वजह से मर गई। मगर वो ये सोचता है कि मैं कोई मामूली लड़की हूं, तो ये उसकी बहुत बनगाई गलतफहमी है। वो बेरहम क्वीन को चैलेंज कर रहा था और मुझे हारना पसंद नहीं है। राजावत मेंशन में निहारिका फ्रेश होकर नीचे आए और सबके साथ बैठ गई। तो सभी लोग बातें करने लगे। आरवी और निहारिका शिवन्या बात कर रहे थे। तभी दादू आरवी से बोले आरवी आप क्या करने वाले हो अब। तो आरवी बोली मैं हमारी कंपनी में इंटरव्यू दूंगी, पास हो गई तो ठीक वरना फिर दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू दूंगी।
वहीं निहारिका भी इंटरव्यू देने वाली थी। ऐसे ही रात हो गई। शिवाय भी ऑफिस से आ चुका था और अपने रूम में फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। निहार शिवाय से मिला तो शिवाय भी उससे हाथ मिलाया। उन दोनों ने एक साथ ही अपना ग्रेजुएशन किया था और निहारिका उसकी बहुत जूनियर थी। तब शायद वो अपने एमबीए के लास्ट ईयर में होंगे। निहारिका आज भी शिवाय को देख रही थी, मगर शिवाय का पूरा ध्यान खाने पर था, जिससे निहारिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर रायचंद मेंशन में डिनर टेबल पर सब डिनर कर रहे थे। तभी दादू बोले, तुम तीनों रूहानी, रिया और स्नेहा कल ही इंटरव्यू देने चली जाना और जल्दी से जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर लो। उन तीनों ने भी सिर हिला दिया। सब डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले गए और अनाया ने अपने कमरे में पहुंचकर किसी को फोन लगाया और बोली, स्नेहा और रिया, ये दोनों इंटरव्यू पास कर लेंगी तो इन पर नजर रखना। अगर कुछ भी गंध हुई तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हें पता है। थोड़ी देर के लिए भी उनसे अपनी नजरें नहीं हटाना। कल इंटरव्यू है और शायद उसके दूसरे दिन ही ज्वाइनिंग हो जाए। वो आदमी बोला, ठीक है बॉस, जैसा आपने बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा। अनाया ने फोन रख दिया। वो आदमी अपने बोला, ये बॉस तो बस डराते ही रहती है, वो खड़ूस कहीं की। इतना बोलकर सोने चला गया। इधर शिवाय डिनर के बाद अपने कमरे में चला गया और बोला, बेबी गर्ल कल हम मिल रहे हैं, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। इतना बोलकर वो भी सो गया। अनाया भी अपना काम करने के बाद सो गई। अगली सुबह आज का दिन बहुत सुहाना हो रहा था। सभी लोग डाइनिंग में बैठकर डिनर किए और रूहानी, स्नेहा और रिया ऑफिस के लिए निकल गए। इंटरव्यू 9 बजे था और अभी 8:30 हो रहा था। इधर राजावत मेंशन में भी निहारिका और आरवी इंटरव्यू के लिए निकल चुके थे। जैसे ही आरवी और निहारिका ऑफिस के अंदर गए तो सब दोनों को देखने लगे, क्योंकि वो दोनों काफी सुंदर थी। सबने आरवी को ग्रीट किया क्योंकि सब उसे जानते थे। निहारिका अपने मन में बोली, जब शिवाय से मेरी शादी होगी तब मैं इस सब की लेडी बॉस बनूंगी। दोनों ने रिसेप्शन में जाके इंटरव्यू का पूछा तो उन्होंने बताया कि 49 फ्लोर पर इंटरव्यू है। तो दोनों लिफ्ट से ऊपर चले गए। तो सब आपस में बातें करने लगे कि आरवी भी इंटरव्यू देने वाली है, मगर क्यों, ये तो उनका ही ऑफिस है ना। मगर तभी सबको आरवी और भी पसंद आने लगी कि वो कितनी अच्छी है, जो इंटरव्यू देकर अपने दम पर जॉब पाना चाहती है। इधर रायचंद इंडस्ट्री में भी सभी लोगों ने रूहानी को ग्रीट किया और उसे भी सब रिस्पेक्ट से देखने लगे जब उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए जाते देखा। वहीं सबको रूहानी के लिए इतना रिस्पेक्ट थूक कर रिया और स्नेहा जल गई और दोनों सोचने लगी, बस एक बार ये सब कुछ हमारा हो जाए, फिर इस पूरे रायचंद फैमिली को संक पर भीख ना मंगवाया तो कहना, और इन घटिया एम्प्लाई को तो मैं यहां से धक्के मार कर निकालूंगी। वो भाई, अब वो लोग तुम दोनों को क्यों ग्रीट करेंगे जबकि तुम दोनों तो कुछ नहीं हो। मगर रूहानी तो एक शेयर होल्डर भी है। जैसे ही इंटरव्यू हुआ सबने इंटरव्यू दिया। वो तीनों ने इंटरव्यू पास कर लिया और यहाँ राजावत इंडस्ट्री में भी आरवी और निहारिका ने इंटरव्यू पास कर लिया। निहारिका को लगा यहाँ शिवाय होगा, मगर शिवाय आज ऑफिस में था ही नहीं और वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, जिससे उसका सारा मूड खराब हो गया। वो दोनों घर की तरफ चले गए। इधर अनाया तैयार होकर नीचे आई तो सुनंदा जी उससे बोली, कहाँ जा रही हो। तो अनाया बोली, और आप हैं कौन जो मैं आपको बताऊं, जिससे सुनंदा जी को अनाया पर बेहद गुस्सा आया, मगर वो गुस्से के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। अनाया दादा दादी जी बोली, बड़ी मैं बाहर जा रही हूँ, अपने दोस्त से मिलने, तो नाइट तक आ जाऊंगी। रंजीत जी बोले, ठीक है शैतान बच्चे, अपना ध्यान रखना। तो अनाया मेंशन से बाहर चली गई और अपनी एक कार निकालकर वहां से निकल गई। अनाया ने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उस पर बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं उसके जाने के बाद सुनंदा जी बोली, देखा आपने, पता नहीं कहाँ जा रही होगी। तो अश्विन जी को बेहद गुस्सा आया और वो गुस्से से बोले, बुआ जी बस बहुत हुआ, वो मेरी बेटी है, वो कहीं भी जा सकती है। आइंदा आपने मेरे बच्चों या बीवी से कुछ भी गलत बोला तो मैं आपके साथ क्या करूंगा आप सोच भी नहीं सकती। मेहमान है आप हमारी, वहीं बन के रहिए। इतना बोलकर वहां से चले गए।
वहीं अश्विन जी का गुस्सा देखकर सुनंदा जी डर गई और अब उन्होंने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। 56 निहारिका को पता चला अनाया और शिवाय के बारे में। वहीं रंजीत जी बोले, क्या तुम्हें मैं ये चीज 50 बार बताऊंगा? तुम आखिर क्यों बार बार फिर वही गलती करती हो? अगर इस बार भी तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें खुद यहां से बाहर निकालूंगा। इतना बोलकर वो भी वहां से निकल गए। वहीं सुनंदा बस अपने दांत पीसते ही रह गई और वो भी अपने पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ निकल गई। इधर दूसरी तरफ शिवाय और अनाया एक गानगाई में बैठे हुए थे और उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट में आकर रुकी और उन्हें मैनेजर एक प्राइवेट रूम में ले गया। रूम में पहुंचकर अनाया और शिवाय ने खाना ऑर्डर किया क्योंकि अभी लंच टाइम हो गया था। दोनों ही बातें करने लगे। तभी थोड़ी ही देर में खाना आ गया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर वहां से निकल गए और वहां से गानगाई में बैठकर निकल गए। मगर उन्हें यहाँ किसी ने देख लिया और वो भी उनके गानगाई का पीछा करने लगा। ये कोई और नहीं निहारिका ही थी, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ लंच करने आई थी और फिर बाद में उन लोगों का शॉपिंग का प्लान था। हालांकि निहारिका ने शिवाय को देखा था मगर वो अनाया का फेस नहीं देख पाई थी। थोड़ी देर बाद उनकी कार मॉल में आकर रुकी। ये मॉल राजावत फैमिली का ही था। दोनों अंदर चले गए और उनके ही पीछे निहारिका भी अंदर चली गई थी। निहारिका ने अपने दोस्तों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग मॉल में आ जाएं। वो उन्हें वहीं मिलेगी। निहारिका ने अंदर कदम रखा तो वो शिवाय को ढूंढने लगी मगर शिवाय उसे कहीं नहीं मिला। मगर उसकी नजर अनाया पर पेंगाई तो उसे गुस्सा आने लगा। तभी उसके दोस्त, जो कि 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, ये लोग कॉलेज में ही दोस्त बने थे मगर यहाँ नहीं लंदन में, और ये लोग भी अब वापस आ गए हैं और इन सब ने भी राजावत इंडस्ट्री में इंटरव्यू पास कर लिया है। तो इनका नाम है रोहन मेहरा, ऋषिका पांडे, अंशुमन राय जादा, इशिता मुखर्जी। तभी निहारिका अनाया की तरफ चली गई और उससे बोली, हाय अनाया। तो अनाया ने उसे एक नज़र देखा और इग्नोर कर दिया। वहीं इस बात से निहारिका को बेहद गुस्सा आया। वो अनाया से बोली, आखिर तुम में इतना एटीट्यूड किस बात का है? रायचंद सरनेम के अलावा तुम्हारी औकात ही क्या है? वहीं अनाया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तुम हो कौन जिसे मैं कुछ बताएं? वहीं निहारिका के सारे दोस्तों को अनाया से चिढ़ हो रही थी क्योंकि अनाया उन तीनों से बहुत खूबसूरत थी। मगर वो दोनों लड़के अनाया अपनी हवस भरी नज़र से देख रहे थे। मगर अनाया ने जैसे ही खुद के ऊपर गंदी नज़र महसूस हुई, उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई, आंखों में खून उतर आया और उसके आसपास का माहौल एकदम डरावना हो गया क्योंकि अचानक ही अनाया के पास से मर्डरस ऑरा निकलने लगा। उन सबको ठंडी का एहसास हो रहा था मगर जैसे ही उनकी नज़र अनाया की खूनी लाल आंखों से मिली, वो सब लोग डर से 2 कदम पीछे हट गए। ऋषिका और इशिता तो डर से एक दूसरे से चिपक गई। वहीं अंशुमन और रोहन भी डर गए थे। डर तो निहारिका को भी बहुत लग रहा था मगर वो बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम उस दिन मेरी इंसल्ट की और आज भी बिना वजह का एटीट्यूड दिखा रही हो। तो अनाया बोली, हाँ दिखा रही हूँ एटीट्यूड। तुम क्या कर लोगी मेरा? और तुम जैसी घटिया लड़की जो सिर्फ पैसों का रौब झांकती हो, तुम्हारी तरह बेशर्म होने से अच्छा तो मेरा एटीट्यूड होना अच्छा है। वहीं अपने लिए घटिया और बेशर्म वर्ड सुनकर निहारिका का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपना हाथ उठा दिया। मगर ये क्या, किसी ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया। तभी निहारिका ने जैसे ही उस हाथ रोकने वाले शख्स को देखा तो वो चौंक गई और उसके मुंह से खुद ही निकल गया, शिवाय। तभी शिवाय ने उसका हाथ झटक दिया जिससे निहारिका गिरते गिरते बची। मगर तभी वो मासूम और आंखों में आंसू लेकर बोली, शिवाय ये लड़की मेरे बारे में गलत बातें बोल रही थी, तभी मैं इस पर हाथ उठा रही थी। वहीं उसके ऐसे नाटक और क्यूट बनने से शिवाय को उससे चिढ़ मच रही थी मगर वो भावहीन चेहरे के साथ उसका नाटक देख रहा था। अनाया भी उसका नाटक देख रही थी और अनाया उसकी आंखों में शिवाय के लिए फीलिंग देख सकती थी।
जिससे उसकी आंखों में फिर से गुस्सा नजर आने लगा था। उसे निहारिका पर बेहद गुस्सा आ रहा था। तभी शिवाय ने निहारिका को इग्नोर किया और अनाया को ऊपर से नीचे तक चेक करने के बाद बोला, बेबी गर्ल तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वहीं शिवाय का अनाया से इतने प्यार से बात करते हुए और बेबी गर्ल नाम सुनकर निहारिका का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में नमी उतर आई। मगर उसने खुद को संभालते हुए बोला, शिवाय ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तो शिवाय ने उसे बिना देखे बोला, ये बात बताना वैसे तो मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता, मगर बात मेरी बेबी गर्ल के साथ नाम जोड़ने की है तो हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं जैसे ही निहारिका ने ये सुना उसके पैर डगमगा गए और वो गिरती कि उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया। मगर निहारिका ने कुछ नहीं बोला और उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे और वो वहां से बाहर की तरफ भाग गई और वहां से अपनी गाड़ी में बैठ गई, जो कि ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला क्योंकि निहारिका बहुत घमंडी थी और उसने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। वहीं निहारिका के दोस्तों को उसके लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो कॉलेज टाइम से ही शिवाय से प्यार करती थी, मगर शिवाय ने कभी भी उससे प्यार तो दूर देखना या बात करना भी जरूरी नहीं समझा। मगर आज जिस तरह से वो अनाया से बात कर रहा था, उसकी केयर कर रहा था, ये साफ था कि वो अनाया से बहुत प्यार करता है। वो लोग भी वहां से अपने के लिए निकल गए। इधर मॉल के अंदर अनाया को लगातार घूर रही थी। शिवाय ने उसे बहुत समझाया तब वो मानी, मगर उसे निहारिका पर अभी भी बेहद गुस्सा आ रहा था। दोनों ने शॉपिंग की और वहां से चले गए। अनाया और शिवाय वहां से शिवाय के पर्सनल विला चले गए। अनाया थक चुकी थी, इसलिए उसने वहां जाकर शावर लिया और कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए जो कि शिवाय ने पहले ही मंगवा लिए थे। उसने भी शावर लिया और अपने असिस्टेंट से आज के इंटरव्यू के बारे पूछा। तो असिस्टेंट रोहित ने बोला, जी बॉस, आरवी मैम और निहारिका बंसल और उनके ही साथ रोहन मेहरा, ऋषिका पांडे, अंशुमन रायजादा और इशिता मुखर्जी ने इंटरव्यू पास किया है। तो शिवाय बोला, ठीक है। इतना बोलकर उसने लैपटॉप लिया और सोफे पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करने लगा। वही अनाया आराम से बेड पर सोई हुई थी, जिसको शिवाय थोड़ी देर बाद देख रहा था। इधर दूसरी तरफ जैसे ही निहारिका की कार राजावत मेंशन में रुकी, वो तेजी से अंदर की तरफ भागी। उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वहीं सभी लोग हॉल में ही बैठे हुए थे और निहार भी उनके साथ ही बैठा हुआ था। आरव अपनी एक सर्जरी के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था। वहीं जैसे ही सबकी नजर निहारिका पर पिंगाई, सब उसे देखने लगे। 58 शिवाय का अनाया को प्रपोज करना। निहारिका की आंखें लाल और सूज चुकी थी। अभी भी उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। वहीं उसे ऐसे देखकर सब घबरा गए। सीमा जी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा दिया। निहार घबराते हुए बोला, प्रिंसेस क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? तो निहारिका और जोर से रोने लगी। उसकी सिसकने की आवाज अभी भीग रही थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे बार बार शिवाय और अनाया का एक दूसरे प्यार करते हैं कहना याद आ रहा था। निहार ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, बच्चा बताओ ना क्या हुआ है प्लीज। तो निहारिका थोड़ी शांत हुई और फिर उसने मॉल की सारी बातें बता दी। उसकी बातें सुनकर सब लोग हैरान थे, मगर सीमा जी और प्रतिभा जी दिल ही दिल खुश थी, क्योंकि अब शिवाय भी किसी को पसंद करता है। हालांकि सीमा जी को लगता था कि शिवाय को निहारिका पसंद है, मगर आज उन्हें पता चल गया था कि शिवाय किसी और से प्यार करता है। वो भी शिवाय से बहुत प्यार करती थी और उसकी खुशी उनके लिए सबसे ऊपर थी। तभी प्रतिभा जी बोली, वो लड़की कौन थी? तो निहारिका बोली, अनाया रायचंद। जब सबने ये सुना तो सब हैरान थे, मगर प्रतिभा जी खुश हो गई और वो खुशी से बोली, सच में? तो निहारिका ने हाँ बोल दिया। प्रतिभा जी बोली, तो तुम रो क्यों रही हो? तो निहारिका अब क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। तो निहार बात को संभालते हुए बोला, आंटी वो शिवाय ने उससे इतने रूड तरीके से बात की ना, इसलिए प्रिंसेस से सब प्यार से ही बात करते हैं, मगर मैं शिवाय को जानता हूँ, वो ऐसा ही है।
उसे शिवाय पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने उसकी बहन पर गुस्सा किया और उसकी बहन की जगह किसी और लड़की से प्यार किया। मगर वो शिवाय को इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। और शिवाय को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शिवाय अपनी मॉम के अलावा किसी की बात नहीं मानता था। इधर सभी को अब समझ आया कि निहारिका क्यों रो रही थी। तो सबने उसे शांत करवाते हुए बोला, डोंट वरी, उसे आज हम सबके सिखाएंगे। निहारिका ने एक फेक स्माइल पास की और सबसे बोलकर ऊपर चली गई। रूम में पहुंचकर एक बार फिर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसने अपने आंसू बेरहमी से पोंछ दिए और बोली, नहीं नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, शिवाय मेरा है। मैं उसे हर हाल में पाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अनाया, तुमने मेरे शिवाय के करीब जाकर अच्छा नहीं किया। वो मेरा है। तुम मुझसे मेरे शिवाय को नहीं छीन सकती। तुम्हें मरना होगा, हाँ तुम्हें मरना ही होगा। तभी वहां डोर नॉक हुआ तो निहारिका बोली, आ जाए। तो निहार अंदर आ गया और उसने अपने कदम निहारिका की तरफ बढ़ा दिए। वो निहारिका के बगल में बैठ गया। फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बच्चा, आई नो आप बहुत हट हो, मगर आपको अब शिवाय से दूर रहना होगा। आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको और ज्यादा तकलीफ होगी। शिवाय किसी और को प्यार करता है, इसलिए आप उसे भूल जाओ बच्चा। मैं आपके लिए इससे भी अच्छे लड़के ढूंढूंगा। तो निहारिका बोली, नो भाई, मुझे सिर्फ शिवाय चाहिए, किसी भी कीमत पर वो मेरा है। ऐसे कैसे भूल जाऊं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। मैं उसे पाकर रहूंगी। उसका पागलपन देखकर निहार ने अपनी आंखें बंद कर दी। निहार कुछ बोलता कि निहारिका बोली, मुझे अब इस बारे में कुछ नहीं सुनना, ना बात करनी है। आप जाइए, मुझे आराम करना है। वहीं बाहर कोई था जो उनकी बातें सुन रहा था। निहार वहां से बाहर चला गया और वो जो इंसान बाहर था वो निहार के आने से पहले ही वहां से चला गया। निहार के जाने के बाद निहारिका सो गई, क्योंकि इतना रोने की वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा था। ऐसे ही रात हो गई। रात का समय। एक बंगे से आलिशान महल जैसे घर में इस वक्त अनाया बंगे से मिरर में खुद को देख रही थी, जिसने इस वक्त एक सुंदर सी वाइन कलर की गाउन पहनी हुई थी और आज थोड़ा मेकअप भी किया हुआ था, जिसमें वो और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ और अनाया ने दरवाजा खोला तो शिवाय था, जिसने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक फॉर्मल पैंट पहना हुआ था। वो बेहद हैंडसम लग रहा था। वहीं शिवाय की नज़र जैसे ही अनाया पर पिंगाई, वो उसे एकटक देखने लगा। अनाया को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि शिवाय उसे बेहद इंटेंसिटी से देख रहा था। अनाया ने उसकी आंखों में अपने हाथ रख दिए, जिससे शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों गानगाई में बैठ गए। तभी शिवाय ने उसकी आंखों में एक कपड़ा बांध दिया। अनाया हटाने को हुई कि शिवाय बोला, बेबी गर्ल वेट, बस थोड़ी देर। तो अनाया ने भी अपना हाथ पीछे ले लिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक जगह आकर रुकी तो शिवाय पहले खुद कार से उतरा और फिर उसने अनाया को भी कार से उतरने में मदद की। फिर दोनों आगे बढ़ गए। अनाया की आंखों पर अभी भी कपिंगे से बांधी हुई थी। तभी शिवाय घुटनों के बल बैठ गया और उसने अनाया से बोला, जाना हटा लो अब। तो अनाया ने अपनी पट्टी खोल दी। तभी उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसकी नज़र शिवाय पर पड़ी, जो अपने घुटने के बल बैठकर उसे ही देख रहा था। शिवाय ने अपना हाथ आगे किया तो अनाया ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। शिवाय ने डायमंड की अंगूठी पहनाई और उसके हाथों पर किस कर ली। फिर बोला, जिंदगी एक सफर है और मैं ये सफर तुम्हारे साथ तय करना चाहता हूं। तुम्हारी हर हंसी मेरी खुशी है, तुम्हारी हर उदासी मेरी फिक्र। तुम मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। क्या तुम मुझे अपनी दुनिया का एक हिस्सा बनाओगी? जाना, आई लव यू सो मच। तो अनाया की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि शिवाय उससे बहुत प्यार करता था। अपनी पिछली जन्म में वो अकेली थी, मगर वो रंजीत को पसंद करती थी। मगर उसे आज एहसास हो रहा था कि वो शिवाय के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। वो भी घुटनों के बल बैठ गई और उसने शिवाय को गले लगा लिया और बोली, हाँ मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनूंगी।
मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम सिर्फ मेरे हो, आई लव यू सो मच। इतना बोलकर उसने शिवाय के माथे को चूम लिया। 59 शादी एंगेजमेंट फिक्स होना। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी शिवाय ने आगे बढ़कर अनाया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उससे बेहद पैशन से चूमने लगा। अनाया भी उसका साथ दे रही थी। जब अनाया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शिवाय ने उसे छोड़ दिया। फिर दोनों उठे और टेबल की तरफ चले गए। टेबल पर रेड वाइन और खाना रखा हुआ था। शिवाय ने अनाया के लिए खाना सर्व किया और फिर खुद भी खाना खाने लगा। जैसे ही खाना खत्म हुआ, दोनों ने डेजर्ट खाया। शिवाय और अनाया वहां से कार की तरफ चले गए और जल्दी ही कार में बैठकर वहां से निकल गए। अनाया को शिवाय ने रायचंद मैंशन छोड़कर अपनी गाड़ी राजावत मैंशन की तरफ मोड़ दी। अभी कोई भी जागा हुआ नहीं था, इसलिए अनाया वहां से अपने कमरे में चली गई। उसने कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहने फिर सो गई। जल्दी ही उसे नींद आ गई। इधर शिवाय भी राजावत मैंशन पहुंचकर अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह रायचंद मैंशन में सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे कि तभी दादू बोले, रूहानी आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आप जॉब भी कर रही हैं, तो क्यों ना आपकी शादी कर दे आरव से। रूहानी कुछ नहीं बोली मगर उसके गाल लाल हो गए, क्योंकि कल धीरज जी का फोन आया था और वो रूहानी और आरव की शादी जल्दी ही कराना चाहते थे। तभी रंजीत जी रूहानी से बोले, बेटा आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना। रूहानी बोली, दादू जैसा आपको ठीक लगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सभी खुश हो गए और उन्होंने धीरज जी को फोन कर ये बात बता दी। उन्होंने भी ये बात सबको बता दी। इधर राजावत मैंशन में रंजीत जी की बात को सुनकर धीरज जी खुश हो गए और अपने परिवार वालों को तैयार होकर रायचंद मैंशन चलने को बोला। वहीं रायचंद मैंशन में भी राजावत फैमिली का इंतजार हो रहा था। कुछ देर बाद पूरी राजावत फैमिली, यहां तक कि शिवाय भी वहां मौजूद था, सिर्फ अनाया के लिए। अनाया अभी नीचे नहीं आई थी। तभी वहां पंडित जी भी आ गए और उन्होंने 15 दिन बाद का मुहूर्त निकाला दिया। सभी लोग खुश हो गए, मगर तभी सुनंदा जी बोली, देखो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, मगर वो लड़की, उसे तो किसी की पिंगाई ही नहीं है। वहीं उसकी बातें सुनकर शिवाय को गुस्सा आने लगा और उसके हाथों की नसें दिखने लगी। मगर तभी एक ठंडी आवाज वहां गूंजी, मिसेज विश्वास, आप मुझे बहुत नोटिस करती है। वैसे आप होती कौन है मेरे बारे में बकवास करने वाली। अभी वो कुछ और बोलती। दादी अपनी कंक आवाज में बोली, खबरदार अगर मेरी पोती से कुछ भी बोला तो तुम ये ड्रामे अपने घर पर जाकर करना। तुम अब शादीशुदा हो तो तुम्हें अपने मुंह बोले भाई के घर आकर कलेश करना शोभा नहीं देता। सुनंदा जी की हाथों की मुट्ठियां कस गई और उनका चेहरा काला पड़ गया, मगर उन्होंने दोबारा मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। वहीं शिवाय एकटक अपनी बेबी गर्ल को देख रहा था। सबने ये नोटिस किया तो सब मुस्कुरा दिए। ऋषभ और रिधान घर पर नहीं थे। शिवाय के अलावा निहार की आंखें भी अनाया पर अटक गई और उसे अनाया से पहली नजर का प्यार हो गया, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और अनाया से नजरें हटा ली। मगर शिवाय ने ये सब देख लिया था। उसे निहार पर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। शिवाय का यूं अनाया को प्यार से देखना स्नेहा और निहारिका अपनी जलती आंखों से देख रहे थे। उन्हें अनाया से जलन और उनके दिल में अनाया के लिए नफरत भी बढ़ती ही जा रही थी। तभी शिवाय अनाया के दादू से बोला, रंजीत दादाजी, मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो दादाजी बोले, हाँ बेटा बोलो। तो शिवाय ने एक नज़र सबको देखा, फिर बोला, मैं और अनाया एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्यों ना आप हमारी भी एंगेजमेंट करवा दें और शादी अनाया के पढ़ाई के बाद। वहीं सभी लोग ये सुनकर शॉक हो गए और कुछ लोगों के दिल में दर्द होने लगा तो कुछ लोगों को जलन और नफरत। तो दादाजी ने एक नज़र अनाया को देखा तो उसने अपना सिर हिला दिया। तो दादाजी पंडित जी से सगाई के लिए एक अच्छा मुहूर्त निकालने के लिए बोले। थोड़ी देर बाद पंडित जी बोले, 1 हफ्ते बाद काफी शुभ मुहूर्त है, तो आप इनकी सगाई 6 दिन बाद करवा दें। सभी लोग खुश हो गए, मगर निहारिका की आंखें लाल हो गई।
वो खुद को रोने से रोक रही थी। निहार की आंखें गुस्से से लाल हो गई, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकता था। वहीं स्नेहा के सीने पर सांप लौटने लगे। उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। थोड़ी देर बाद लंच लग गया। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तभी अनाया को कोई जगह नहीं मिली। बस शिवाय और निहार के बीच वाली सीट खाली थी, तो मजबूरी में उसे वहां बैठना पड़ा। शिवाय और निहार अनाया को एकटक निहार रहे थे। सबने लंच स्टार्ट किया और लंच के बाद राजावत फैमिली वहां से चली गई। इधर अनाया तो सबके जाने के बाद अपने कमरे में चली गई। राजावत मेंशन में सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। जैसे ही निहारिका अपने कमरे में पहुंची, उसने सारा सामान फेंक दिया और फिर चिल्लाते हुए बोली, नो नो, ऐसा नहीं हो सकता शिवाय, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो अनाया के भी नहीं हो सकते। उस अनाया को मरना होगा, वो मरेगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। इतना बोलकर उसने किसी को कॉल की और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फोन रख दिया और फिर पागलों की तरह हंसने लगी। वहीं निहार अपने कमरे में बेचैनी से घूम रहा था। वो खुद से बोला, नहीं नहीं, ये सही नहीं है निहार, वो किसी और की है, सबसे बड़ी बात वो शिवाय से प्यार करती है। मैं खुद को उससे प्यार करने से तो नहीं रोक सकता, मगर सबके सामने मुझे कंट्रोल करना होगा। तभी उसके रूम में नॉक हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने शिवाय खड़ा था, तो निहार दरवाजे से हट गया। शिवाय उसके कमरे के अंदर आया और बोला, मैं तुमसे बस इतना कहने आया हूं, अनाया सिर्फ मेरी है और कोई और उसको पाने की इच्छा रखे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए उससे देर रहना, वरना तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और वहां से चला गया। वहीं उसके जाने के बाद निहार बाथरूम में चला गया, मगर रह रहकर उसको अनाया का चेहरा नजर आ रहा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। 60th होगा सा रोमांस। रात का समय, राजावत मेंशन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। तभी सीमा जी बोली, हमारे शिवाय को भी लंकी पसंद आ ही गई। तो शिवाय बेख्याली में ही बोला, बहुत। वहीं उसका जवाब सुनकर सब हंस दिए, मगर निहारिका का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। प्रतिभा जी बोली, मुझे तो अनाया बचपन से बहुत ज्यादा पसंद है और मैंने बचपन में ही सोच लिया था अनाया और शिवाय के शादी कराऊं। सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी प्रवीण जी बोले, बिल्कुल, प्रिंसेस बहुत प्यारी है। वहीं अनाया की इतनी तारीफ सुनकर निहारिका का गुस्सा बढ़ने लगा। जब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ तो वो अपनी जगह से उठी और वो सबको देखकर बोली, मेरा हो गया, और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। सबने उतना ध्यान नहीं दिया, मगर शिवाय और निहार जानते थे कि बात क्या है। मगर शिवाय को कोई फर्क ना पड़ा, मगर निहार को अपनी बहन की चिंता होने लगी। सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। निहार सीधा निहारिका के कमरे में गया, मगर निहारिका सो चुकी थी। उसने उसके माथे पर किस किया और उसे कंबल ओढ़ाकर अपने कमरे में चला गया। शिवाय ने कमरे में पहुंचकर अनाया को कॉल लगाया। अनाया अभी अभी शावर लेकर आई थी। शिवाय का फोन देखकर उसने उठा लिया। शिवाय अनाया से बोला, बेबी गर्ल, अब तुम ऑफिशियली मेरी हो जाओगी। अनाया मुस्कुरा दी और बोली, बिल्कुल माय डियर फ्यूचर हबी। वहीं उसके मुंह से सभी सुनकर तो शिवाय 7वें आसमान में पहुंच गया। वो अनाया से बोला एक बार, और अनाया ने फिर से सभी कहा तो शिवाय खुश हो गया। दोनों कुछ देर और बात की, उसके बाद दोनों सोने चले गए। अगली सुबह रायचंद मेंशन में सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। अनाया ने अपना वर्कआउट खत्म किया, फिर शावर लेने वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक वाइट बाथरोब और एक वाइट टॉवल बालों में लपेटकर बाहर आए और अपने क्लोजेट की तरफ चली गई। उसने एक नी लेंथ फ्रॉक पहन ली, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अपने बालों को खुला छोड़ दिया और स्नीकर्स पहनकर बाहर आ गई और अपने कमरे से निकल डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। उसने सभी को मॉर्निंग विश किया, उसके बाद अपनी जगह पर बैठ गई। सभी नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद रूही और अनाया कॉलेज की तरफ निकल गए और रूहानी स्नेहा और रूही के साथ ऑफिस के लिए निकल गई।
सुनंदा जी ने कल भी सीन क्रिएट करने की सोची, मगर जब दादा दादी ने उन्हें धमकाया तो उनका मुंह नहीं खुला। इधर राजावत मेंशन में भी सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम में निकल गए। आज शिवन्या अकेले ही कॉलेज जा रही थी। निहारिका और आरवी दोनों राजावत इंडस्ट्री में पहुंच गए। दोनों जल्दी से अपने अपने कैबिन में चले गए। निहारिका प्रेजेंटेशन लीडर की पोस्ट पर अपॉइंट किया था दादाजी के कहने पर, और उसे एक प्रोजेक्ट दिया गया था जिसकी प्रेजेंटेशन उसे खुद बनाना था और उसे प्रेजेंट भी करना था। इधर आरवी भी अपना डिजाइन बना रही थी। कॉलेज में अनाया और रूही का दिन अच्छे से कट गया। कोई भी अनाया से पंगा नहीं लेता था क्योंकि सबको उससे डर लगता था। ऊपर से वो इस कॉलेज के ओनर की पोती थी। लगातार 3 क्लास के बाद अनाया और अनाया के दोस्त सभी लोग कैंटीन में बैठे हुए थे। रूही भी उनके साथ बैठ गई। सबने लंच किया और वहां से क्लास की तरफ जाने लगे कि अनाया किसी से टकराई। अनाया सॉरी बोलने को हुई कि एक लड़की जो कि बिजनेस सूट में थी वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम देखकर नहीं चल सकती? तो अनाया की भौहें सिकुड़ गई। वो बेहद ठंडे लहजे में बोली, मुझे नहीं दिखता, मगर क्या तुम भी अंधी हो? उसके ऐसा कहने पर उसके दोस्त हंसने लगे। वहीं वो लड़की जिसका नाम तापसी अवस्थी था, वो घमंड से बोली, तुम्हें मैं देख लूंगी। इतना बोलकर वो वहां से निकल गई। अनाया लोग भी अपने क्लास में बैठ गए और उनकी क्लासेज स्टार्ट हो गई। इधर प्रिंसिपल ऑफिस में वो लड़की अवस्थी इंडस्ट्री की सीईओ थी जो कंपनी तीसरी नंबर पर लीड करती थी। उसने अपनी बहन सारिका अवस्थी का एडमिशन करवाया सेकेंड ईयर में और थोड़ी देर बाद वहां से निकल गई। इधर रायचंद इंडस्ट्री में स्नेहा और रिया का काम में मन नहीं लग रहा था। वो दोनों बस टाइम पास कर रहे थे। आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया। धीरे धीरे दिन निकलने लगे। अब 2 ही दिन बचे हुए थे। अनाया और शिवाय की एंगेजमेंट में सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं आज सब लोग शॉपिंग पर जा रहे थे। राजावत और रायचंद फैमिली दोनों साथ में शॉपिंग करने वाले थे। निहारिका और निहार नहीं आए थे। निहारिका को पता था कि शिवाय नहीं जाएगा शॉपिंग पर क्योंकि उसकी जरूरी मीटिंग थी। मगर ये क्या, जब वो मीटिंग हॉल में पहुंची तो शिवाय की जगह प्रवीण जी थे और सबके आने के बाद मीटिंग स्टार्ट कर दी। वहीं निहारिका की हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर निहार ने अनाया से दूर रहने के लिए शॉपिंग पर जाना कैंसल किया था। सभी लोगों ने शॉपिंग की, तभी प्रतिभा जी ने एक गाउन अनाया को देते हुए बोला, बेटा जाओ इसे एक बार पहन कर देख लो। तो अनाया चेंजिंग रूम में चली गई और उसने गाउन पहन लिया। मगर उससे अब उसकी जिप बंद नहीं हो रही थी कि तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ महसूस हुए। वही उन हाथों के टच से अनाया ने पहचान लिया कि ये कौन है। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारे शिवाय बाबू थे। उसने उस चेन को खोलकर उसकी पीठ पर अपने होंठ रख दिए। वहीं उसके होठों को अपनी पीठ पर महसूस कर अनाया की धड़कनें तेज हो गई और उसकी सांसें भी तेज हो गई। अपना इतना असर होता देख शिवाय के चेहरे पर गहरी मुस्कान खिल गई और उसने अपने होंठ उसके गले पर रख दिए और वहां बहुत जुनून के साथ घूमने लगा। अचानक उसने बाइट की तो अनाया की सिसकी निकल गई। उसने बाइट की हुई जगह को सक किया और थोड़ी देर बाद उसका चेन बंद कर उसे अपनी तरफ पलटा लिया और उसके माथे पर किस करके वहां से चला गया। 61 निहारिका के सपने। अनाया अभी भी अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हो गई तो बाहर आ गई। वो जैसे ही बाहर आई सब उसे एकटक देखने लगे। प्रतिभा जी ने उसे नजर का टीका लगाया, फिर उसके माथे को चूम लिया। वो दोबारा से चेंजिंग रूम में गई और उसने वो गाउन चेंज कर अपनी ड्रेस पहन ली। इधर राजावत इंडस्ट्री में करीब 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग सक्सेस रही और डील भी साइन हो गई थी। सभी लोग बेहद खुश थे। निहारिका की तारीफ कर रहे थे, मगर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो आज सिर्फ शिवाय के लिए कॉलेज आई हुई थी। वो अपने कैबिन पहुंचकर गुस्से में अपने कैबिन में बैठ गई और बोली, क्यों शिवाय, क्यों? आखिर ऐसा भी क्या है उस लड़की में खूबसूरती के अलावा? मगर मैं भी तो खूबसूरत हूं ना और इतनी टैलेंटेड भी हूं, फिर तुम मुझसे क्यों प्यार नहीं करते? तुम मेरे हो शिवाय,
तुम्हें मेरा होना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना बोलकर वो हंसने लगी। फिर अचानक गुस्से से बोली, अनाया रायचंद, तुमने मेरे शिवाय की जिंदगी में आकर अच्छा नहीं किया। अब देखो तुमने मुझे मजबूर कर दिया ना ये सब करने के लिए। मगर कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने के बाद शिवाय मेरा हो जाएगा। वहीं मॉल में सभी लोगों की शॉपिंग हो चुकी थी। अभी करीब 4 बज रहे थे। सबने फूड कॉर्नर में जाकर बैठ गए। तभी सभी ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और आपस में ही बात करने लगे। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब खाना खाने लगे। शिवाय तो बस एकटक अनाया को देख रहा था। खाना खाने के बाद सभी लोग अब घर जाने के लिए रेडी हो गए। राजावत फैमिली अपनी गांगियों में बैठी और उनकी कार राजावत मेंशन की तरफ चल पिंगाई। वहीं रायचंद फैमिली की गांगियां भी रायचंद मेंशन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद करीब 6 बजे राजावत मेंशन में करीब 5 गांगियां आकर रुकी। उसमें से सभी औरतें और लड़कियां बाहर निकली और एक कार से आरव और शिवाय बाहर आ गए। बाकी 2 गांगियों में बॉडीगार्ड थे। वो सभी लोग अंदर चले गए। अभी हॉल में प्रवीण जी, धीरज जी, कामिनी जी, सुशांत जी बैठे हुए थे। निहार भी वहीं पर था, मगर निहारिका अपने कमरे में थी, क्योंकि उसे रह रहकर शिवाय और अनाया का साथ होना याद आ रहा था। इधर रायचंद मेंशन में भी सभी लोग पहुंच चुके थे और हॉल में बैठे हुए थे। सुनंदा जी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उन्होंने अपनी दोनों पोतियों को भी शॉपिंग भेजा था, मगर उन्होंने सिर्फ एक ही ड्रेस दिलवाई। तभी सुनंदा जी बोली, क्या मेरी बच्चियों को तुम लोग एक ड्रेस भी नहीं दिला सकते? तभी अनाया बोली, मिसेज विश्वास आपकी पोतियों को ड्रेस दिलवाई है। तभी सुनंदा जी बोली, सिर्फ एक। अब अनाया का पारा गर्म हो गया और वो उन्हें देखते हुए बोली, तो क्या पूरा मॉल खरीद लें आपकी पोतियों के लिए? आपको क्या मेरे दादू की मेहनत की कमाई इतनी फालतू लगती है जो हर किसी पर उंगाते फिरे? हाँ, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि आपका भी यहाँ पर हक है या आपकी पोतियों का इस घर या बिजनेस में हक है? तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये आपका मायका नहीं है जहां आपका कोई हक होगा, और ना आपका ससुराल जहां आपकी पोतियों को उनका हक दिया जाए। आप हमारी रिश्तेदार भी नहीं हैं, तो खबरदार ये सोचा कि आप यहाँ हक जताएंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर सुनंदा जी का खून खौल उठा। वो अपने मन में बोली, बस एक बार ये सब कुछ हमारे नाम पर हो जाए, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी मैं। तुम सब लोगों को सैंकों पर भीख मांगने पर मजबूर ना कर दिया ना। मेरा नाम भी सुनंदा विश्वास नहीं। मगर उन्होंने संगम कुछ नहीं बोला और अनाया को घूरने लगी, जिससे अनाया की आंखें ठंडी हो गई, जिससे सुनंदा जी के शरीर में कंपकंपी सी दौड़ गई और उन्होंने तुरंत नजरें फेर ली। वहीं उनको नजरें फेरता देख अनाया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। तभी दादू बोले, बस बहुत बात हुई, अब जाओ फ्रेश हो जाओ। सभी लोग फ्रेश होने चले गए। थोड़ी देर बाद सबने डिनर किया, मगर जिन्होंने बाहर खाना खाया था उन सबने बस थोड़ा सा ही खाया। डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इधर राजावत मेंशन में भी सबका डिनर होने के बाद सभी लोग अपने कमरे में चले गए। निहारिका कमरे में पहुंचकर बोली, शिवाय बेबी तुम मेरे होने वाले हो, और मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद एक नाइट सूट पहनकर वो कमरे में आकर सो गई। वहीं अनाया अपने कमरे में किसी से कॉल पर बात कर रही थी और अगला बंदे ने यश मैम बोला। अनाया ने कॉल कट किया और अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोली, परसों बहुत मजा आने वाला है। इतना बोलकर वो भी सोने चली गई। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी रंजीत जी बोले, अना तुम अपने दोस्तों और उनकी फैमिली को भी इनवाइट कर लेना। तो अनाया ने अपना सिर हिला दिया। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए। वहीं सुनंदा जी कुछ बंगा करने की सोच रही थी। इधर राजावत मेंशन में सब लोग भी नाश्ता करके अपने अपने काम में निकल गए। रूही और अनाया कॉलेज पहुंच गए। अनाया अपने क्लास में जाकर बैठ गई, जहां पर पहले से ही शिवन्या बैठी हुई थी। अनाया के सारे दोस्त भी वहीं पर बैठे हुए थे। अनाया ने उन सबको अपनी सगाई के बारे में बताया तो उसके दोस्त भी खुश हो गए। इधर शिवन्या सबसे ज्यादा खुश थी,
क्योंकि अनाया उसकी भाभी बनने वाली थी। उनके क्लास में प्रोफेसर आ गए और अपना लेक्चर देने लगे। ऐसे ही लगातार लेक्चर के बाद ब्रेक टाइम हो गया, सब कैंटीन में चले गए। इधर राजावत इंडस्ट्री में निहारिका अभी शिवाय के कैबिन के बाहर थी। उसने लंबी सांस ली और डोर पर नॉक किया, तो अंदर से शिवाय की कंक आवाज आई तो निहारिका अंदर आ गई और बोली, सर ये फाइल में आपके सिग्नेचर चाहिए, आप एक बार पढ़कर साइन कर दीजिए। तो शिवाय ने सारे डॉक्यूमेंट पढ़े और साइन कर दिए। निहारिका वहां से चली गई, क्योंकि शिवाय ने एक नज़र उसे उठाकर भी नहीं देखा। वो अपने पैर पटकते हुए अपने कैबिन में चली गई। फिर गुस्से में बोली, बहुत जल्द तुम्हें मेरे अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा, तब मैं भी तुम्हें ऐसे ही बताऊंगी। इधर कॉलेज में अनाया ने रूही को कॉल किया और उसे बताकर अपनी कार में बैठकर निकल गई, क्योंकि उसे आज मीटिंग में जाना था। वो थोड़ा ही देर में अपने कैबिन में पहुंच गई और अपने पर्सनल रूम में जाकर उसने एक ब्लैक बिजनेस सूट पहन लिया। बाहर निकलकर उसने एक मास्क लगा लिया और वहां से मीटिंग रूम में चली गई। जैसे ही उसने मीटिंग रूम में एंटर किया, सभी लोगों ने उसे ग्रीट किया, तो वो अपनी कुर्सी में जाकर बैठ गई और मीटिंग स्टार्ट हो गई। ये मीटिंग एक सरकारी प्रोजेक्ट था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।